नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज हम एक मॉडल का विज़िट करने के लिए आए हैं मथुरा, और इस लोकेशन का एड्रेस है खुशीपुरा राल मथुरा। और सुनील स्वदेशी जी इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, और कुछ कार्य कुछ डिजाइनिंग का वो मैं भी इसमें देख रहा हूँ। तो आज आपको इस मॉडल के बारे में मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और ये अभी मॉडल इनिशियल फेस में है, और इसके 5 हम वीडियो बनाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि हर मंथ कैसे ग्रोथ हुआ। तो ये अब हमारा फर्स्ट मंथ है, और अक्टूबर में हम ये वीडियो बना रहे हैं। अक्टूबर फिनिशिंग में है ना, अक्टूबर एंड में बना रहे हैं। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो हम इसके बारे में फिर आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट की डिटेल भी देंगे, और हर महीने आपको वीडियो बना के दिखाएंगे कि क्या कुछ अपडेट हुआ इस प्रोजेक्ट में। तो आज मैं इस प्रोजेक्ट का, जो कि 1 एकड़ में है, इसका आपको वर्चुअल टूर देने के लिए जा रहा हूँ। तो वर्चुअल टूर को देने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि हमने पानी की व्यवस्था कैसे कर रखी है। कृपया आ जाएं। ओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाओ। तो सबसे पहले हमारा एक एंट्री गेट, मतलब जिसको गेट नंबर 2 भी बोलते हैं, जिसको गेट नंबर 2 भी बोलते हैं, उसका यहाँ पर है। और यहाँ पे हमने एक इंजन लगा रखा है, जो कि अभी हम आपको दिखा देंगे। और ये गाय का चारा के लिए मशीन लगा रखी है, गाय का चारा काटने के लिए। और गाय का चारा कहाँ उगाया जा रहा है उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस जगह की मैं खास बात बता देता हूँ। खुशीपुरा राल पूरा गाँव है जहाँ पे कि खारा पानी आता है। सिर्फ यही एक हमारा ऐसा एरिया है जहाँ पे मीठा पानी निकलता है, वो भी गौ माता की कृपा से। और पूरे गांव में जो पानी जाता है वो यहीं से जाता है। तो ये यहाँ पे गौ माता की कृपा है ना। तो पानी के लिए क्या कर रखा है हमने, आइए। तो हमने एक यहाँ पे इंजन लगा रखा है, इंजन लगा के, ताकि ऊपर एक टंकी बना रखी है 1000 लीटर की, ताकि पूरे गांव में हम वाटर सप्लाई कर सके, पूरे गांव में वाटर की सप्लाई कर सकें। और पूरे गांव में वाटर की सप्लाई भी यहीं होती है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे गौ माता रहती है, और गौ माता की कृपा से इस रहने से यहाँ का पानी मीठा हुआ। वो कैसे हुआ, ये प्राकृतिक की और भगवान की कृपा है। तो गौ माता इतनी शक्तिशाली है। तो इसी के माध्यम से हम यहाँ पे मतलब पानी लगाते हैं। और इधर हमने ट्यूबवेल लगा रखा है। जब हमारे को खेत के लिए आवश्यकता होती है तो इसमें पाइप जोड़ के फिर हम पूरे खेत में पानी देते हैं। तो वो आगे आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो खाली जगह हमने छोड़ रखी है ये गौ माता को पानी पिलाने के लिए, यहाँ से ले जाने के लिए छोड़ रखी है। और ये हमारा फ्यूचर किचन है जो आप ये देख रहे हैं। ये जो हमारे पास जो टूरिस्ट आएंगे, जो पूरे देश से जो लोग आएंगे ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए ये किचन अभी इनिशियल फेस में प्रिपरेशन है ना। और गौ माता का जैसे मैं आपको चारा बता रहा था, तो चारा काटने के लिए ये है, जो यहाँ पे चारा काट के फिर हम गौ माता को खिलाते हैं। और साथ में ही हमने बायो फेंसिंग के लिए यहाँ पे कुछ पेड़ लगा रखे हैं। इसके ये हमारा बहुत पुराना बेर का पेड़ है। और ये हमारे पास बहुत ही पुरानी केले की नस्ल है, जो कि हमारे पास 10-15 साल से है। और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में केले आते हैं। और ये यहाँ की लोकल नस्ल भी है मथुरा की। और ये जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनके लिए हमने भी लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की है, जिससे कि क्योंकि पिछली बार आया था उनका कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अभी हम इसके लिए कंपोस्ट टॉयलेट भी लेके आने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा मॉडल नहीं है कि हम ऐसा करें। तो ये टेम्परेरी हमने टॉयलेट बना रखा है लोगों के लिए। तो आप आ जाइए, है ना। तो अभी ये इनिशियल फेस में है, तो कुछ चीज़ें ऐसा दिख सकती हैं कि कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसे ही सामान रखा हुआ है। और आप ये गाय दे सकते हैं, गाय विशेष हमारी मेन है। तो ये यहाँ की लोकल नस्ल है, यहाँ की वृंदावन की जो लोकल नस्ल है, वृंदावनेश्वरी। तो ये लोकल यहाँ की नस्ल है, और जिसको सुनील भाई ने मतलब इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। और इनको उस नस्ल को बचाया भी है और संवर्धन भी किया है। सुनील भाई का भी हम कुछ समय बाद इंट्रोडक्शन लेंगे, और कुछ 5-1 मिनट बाद आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनसे। और ये उन्होंने बेर का एक पेड़ लगा रखा है, जो कि बहुत पुराना है। और
बहुत पुश्तैनी मतलब इसका बीज है जो बचा के रख रखा है काफ़ी लंबे समय से। और आपको बता देता हूँ, जैसे ये अगर हम इधर की तरफ देखेंगे तो ये गौ माता के चारे के लिए ज़मीन है। इसमें गौ माता का चारा उगाया जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे गौ माता अपना मतलब ग्रेजिंग भी कर सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो टॉपिक है वो है होलिस्टिक ग्रेजिंग का, है ना। तो ग्रेजिंग हमारा मेन है। तो ये गौ माता का चरने के लिए और चारा है। यहाँ पे ओपनली ग्रेजिंग भी कर सकती है, और ज़्यादा चारा होता है तो हम उनको हरा चारा काट के वहाँ पे खिलाते भी हैं। वैसे मेन टारगेट है कि हमारा होलिस्टिक ग्रेजिंग कि गौ माता इसमें विचरण करे और चारा खाए। अब मैं आपको गौ माता के कक्ष में लेके चलता हूँ, जहाँ पे क्योंकि लोगों के प्रश्न आते हैं, मच्छर बहुत हैं, गौ माता को कैसे मच्छरों से बचाएं, बाहर की चीज़ों से बचाएं, और गौ माता का शेल्टर कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये मैं इस चीज़ के लिए सुनील जी को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपये में ही एक ऐसा गौ माता के रहने की व्यवस्था बनाई है जो कि अद्भुत है। और इसके बारे में सुनील जी भी बताएंगे। और अभी हम गौ माता के कक्ष में चल रहे हैं, और सुनील जी के बारे में मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सुनील जी खुशीपुरा राल मथुरा में रहते हैं, और उनकी एक सोच थी, समझ थी, राजीव भाई को से मार्गदर्शन लिया। राजीव दीक्षित भाई जो अभी हमारे बीच में नहीं है, उनसे मार्गदर्शन लिया, सुभाष पालेकर जी से ट्रेनिंग ली, और उसके बाद एक अद्भुत मॉडल खड़ा करने की सोची। और उसके बारे में ही मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो अभी गाय के बारे में अंदर, और ये उन्होंने कैसे बनाया गाय का शेल्टर, उसके बारे में सुनील जी बताएंगे। आइए सुनील जी बताइए, और उसको अंदर से पूरा बताइए कैसे बनाया, कितने पैसे में बनाया, अंदर तक अंदर लेके चलिए। आइए अंदर। वंदे मातरम। हमारे गुरु भाई राजीव दीक्षित जी, जिनसे प्रेरणा लेके हम ये कार्य कर रहे हैं। और अभी आपको गाय के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। ये हमारी इधर ये देसी नस्ल की गाय है, वृंदावनी नस्ल है ये। और हमारे पास में इस समय 15 गाय हैं, और 15 गायों के लिए हमने एक छोटी सी व्यवस्था यहाँ पे चारे की, जैसे कि दीपक भाई ने अभी बताया है, चारे की व्यवस्था भी की हुई है। और रहने के लिए उनके लिए इसमें उनका भूसा रहता है गायों का। और इसमें रात को जब मच्छरों को बचाने के लिए, और उसके लिए हमने एक कक्ष बनाया है इनके लिए। ये है, इधर ऊपर टीन डली हुई है, और चारों तरफ इसके हमने जाली लगाई हुई है। ये टोटल 45,000 रुपये में कंप्लीट हुआ है, जाली लगा के और ऊपर टीन डाल के। और इसमें गेट की सुविधा और सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि मच्छरों का बरसात के समय में बहुत ज़्यादा आतंक रहता है यहाँ पर खेतों पर। अब हमारी गाय बहुत आराम से रहती हैं, आराम से बैठती हैं यहाँ पर। और सुनील जी, ये इसमें ऊपर की जो टीन थी उसको लगाने का कितना खर्चा आया आपका? ऊपर की टीन का टोटल 30,000 रुपये खर्चा आया इसमें, पाइप, टीन, लेबर सब टोटल मिला के। अच्छा। तो गौ माता को अब इससे रिलैक्स मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, इसमें राहत है, और इसमें आराम से 15 गाय आराम से इसमें आ जाती हैं। अच्छा, 15 गाय के लिए ये आपने व्यवस्था की है? हाँ जी। तो इसमें आप जैसा बता रहे थे कि 30,000 रुपये की जाली है, और 20,000 रुपये का ऊपर का ये खर्च है। तो नहीं, इसमें 15,000 रुपये की जाली है, 15,000 रुपये की जाली है, और 30,000 रुपये का टीन का खर्चा। और 30,000 रुपये का टीन का खर्चा। ये टीन किस चीज़ की बनी हुई है? ये सीमेंट की बनी हुई टीन है। अच्छा, सीमेंट की बनी हुई टीन है। और ये खंभे लगा के आपने इसको बना रखा है, और 15 गौ माता यहाँ पे रात में विश्राम करती हैं। और ये अभी सर्दियों में इसमें हम चारों तरफ इसके धान का पुराल लगा के इसको बंद कर देंगे, और उसके बाद जैसी गर्मी आएंगी तो फिर इसको हटा देंगे। इसीलिए इसको मतलब एकदम हवा की तरह बनाया, मतलब हवा इधर उधर कहीं भी हवा चले तो उसमें लगती है। अच्छा। और जिस समय हमें आवश्यकता नहीं है कि इसमें मतलब हवा लगे तो इसको चारों तरफ से बंद कर देते हैं। और आप ये देख सकते हैं गौ माता का खाने के लिए एकदम जो पटिया यहाँ पे बोलते हैं, उसको पत्थर को लगा के ही यहाँ पे ये एक स्थान बनाया है, और गौ माता आराम से अपना चारा मतलब खा रही है। और कुछ बताना चाहेंगे? ये क्या है गाय के उपले का? ये गाय के उपले हैं, इनका खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं इनका।
अच्छा, तो ये आपने और हमारा क्या है कि गैस की जो रोटी होती है वो हमारे घर में कोई नहीं खाता, मजबूरी में ही खाते हैं। तो वो सारा खाना हमारा गाय के उपलों से और लकड़ियों से ही बनता है। वो भी हमारे सारी चीज़ें मतलब अपने ही के इस्तेमाल करते हैं। जी जी, बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया, सराहनीय है। गेट लगा देना एक बार। तो जैसा भी सुनील भाई ने गौ माता के बारे में, कच्छ के बारे में बताया, अब मैं जो बताता हूँ कि जो गाय का गोबर है उसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं, है ना। तो अब आपको उस तरफ ले चल रहा हूँ। दिन में ये जो खाली जगह पड़ी है यहाँ पे गौ माता रहती है और इनको फिर चरने के लिए भी छोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि आगे एक जगह है गौ माता के चरने के लिए, है ना, तो इसमें ऐसे चराया जाता है। अब मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ कि गौ माता का गोबर कहाँ डालते हैं। और गोबर गैस का भी हमारा प्लानिंग है, लेकिन उसको भी हम बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि इसको और कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो गौ माता के तो एक तो आप ये देख सकते हैं कि हमने उपले बना रखे हैं, जिसको हवन सामग्री में भी उपयोग करते हैं और भी घर में ईंधन के लिए भी उपयोग करते हैं। तो ये गौ माता के उपले हैं। और अगर किसी को भारतवर्ष में प्योर गौ माता के उपले चाहिए, अगर कोई हवन के लिए चाहता है या किसी भी चीज़ के लिए चाहता है, तो ये जो उपले हैं मतलब एक्सपोर्ट भी करते हैं और पूरे भारतवर्ष में हमारे यहाँ पे मतलब डिलीवरी भी है। किसको कितनी भी मात्रा में उपले चाहिए देसी गौ माता के, तो वो यहाँ से ले सकता है। और किसी को जीवामृत या घनजीवामृत चाहिए तो वो भी घनजीवामृत भी हमारे से कितनी भी बड़ी मात्रा में ले सकता है। आप आइए। तो अभी हमने क्या कर रखा है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। आइए। तो ये एक स्थान हमने बना रखा है गौ माता के गोबर के लिए, जहाँ पे गौ माता का गोबर इकट्ठा होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम इनिशियल फेज़ में चल रहे हैं, तो अभी चीज़ें बहुत सारी तैयार नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, अभी अक्टूबर में है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो मार्च में हम एक फ़ाइनल वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको पता पड़ेगा कि हमने क्या किया और कितना चेंज आया। तो ये इनिशियल फेज़ में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पहले प्रोजेक्ट कैसा लगता है। तो ये गौ माता का गोबर यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। एक गड्ढा खोद रखा है, इसमें इकट्ठा कर रखा है गोबर, और जब हमारे को ज़रूरत होती है तो हम इसी के में मतलब पानी मिला के और फिर गोबर को और इसमें ही जीवामृत डाल के और पूरे नालियों के थ्रू अभी पानी देते हैं। अभी का ऐसा सिस्टम है। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ अब हमने इसको कैसे प्रिपेयर किया है। अब प्रोजेक्ट को गहराई से समझने की ज़रूरत है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हमने जो ये बेड बना रखा है, 3 फीट का बेड बना रखा है और 1.5 फीट की नाली है। तो कोई 3 बाई 1.5 का भी बना सकता है या 3 फीट बाई 1 का भी बना सकता है, वो भी अच्छा है, या 2.25 बाई 1 का बना सकता है या 2.5 बाई 1 का बना सकता है। जिसको जैसे कंफर्ट जोन में आए वो उस हिसाब से बेड बना सकता है। तो ये हमने 3 फीट का बेड बनाया है और हमने यहाँ पे 1.5 फीट की नाली बनाई है। और हमने इसमें क्या कर रखा है कि डेंस फॉरेस्ट मतलब लगा रखा है, एक डेंस फॉरेस्ट लगा रखा है, जिसको आप फ्रूट फॉरेस्ट के नाम से भी समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ 15 से 20 वैरायटी के वृक्ष लगाए हैं, जिनकी यहाँ पे डिमांड भी बहुत अच्छी है और प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है। और पूरे देश में जो अच्छे अच्छे लोग क्रांतिकारी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे सारी देसी वैरायटियों का, इंडिजीनियस वैरायटियों का कलेक्शन किया है, जो कि आने वाले समय में आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे केला लगाया है, जो कि अभी आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि दिख नहीं रहा है, अभी इसकी फ्रूटिंग ही हो रखी है। तो हमने ये केला का पेड़ है जो कि अभी लगा रखा है। हाँ, आप ये जूम करके दिखा सकते हैं, केले का पेड़ पास में आके जूम कर सकते हैं इसको, है ना। हाँ, आइए और मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको। ये थोड़ा निकल के आ गया है, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये केले का पेड़ मतलब निकल चुका है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अभी इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 सप्ताह ही हुआ है इसको लगाए हुए, और 1 सप्ताह में आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल छोटा सा आया था, अच्छी इसमें ग्रोथिंग हो रही है। तो हमने ऐसे ऐसे करके इस पर मतलब वृक्ष लगा रखा है, अमरूद लगा रखा है, केले पे लगा रखा है, सब कुछ 8-8 फीट पे हमने लगा रखा है। आइए तो मैं और भी पेड़ों से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, है ना। और ये जो नालियाँ हैं इसमें हमने आच्छादन कर रखा है, और हाँ इसमें पालक है अंदर ना। हाँ, अगर आप जूम करके देखेंगे तो नालियों में पालक भी लगा है और आच्छादन भी हम इसमें कर रहे हैं। एक नाली में पालक है और एक में मिर्ची।
हाँ, तो अभी सुनील जी फिर दोबारा आएंगे इस मॉडल के बारे में और कुछ खास बात बताएंगे, फिर मैं दोबारा से आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट करूँगा। आइए सुनील जी। पूरा सारा दे रहा है। ये हमने 3 फीट का ये हमारा बेड है और 1 फीट की से 1 से 1.5 फीट की लगभग नाली है। इसमें हमने जो नालियों में खाली स्थान था इसको भी पूरा भर दिया है। इसमें आच्छादन भी किया है और आच्छादन के साथ साथ इसमें एक नाली में हमने मेथी लगाई है, एक में पालक लगाया है और एक में धनिया लगाया है। ऐसे करके इसमें पूरे खेत में हमने लगाया हुआ है। और बेडों पे हमने 6x6 पे केला लगाया हुआ है और बीच बीच में जहाँ पे 6 पेट पे केला है, मतलब 1 पेट हमने केला का लगाया, 1 अमरूद का लगाया। इसमें आपस में जो दोनों की दूरी है वो 6 फीट के लगभग है दोनों की। और अंजीर भी इसमें हमारा इधर लगा हुआ है और नींबू लगा हुआ है। ये नींबू है, इसमें नींबू के बीच में केला है और नींबू है इधर ये वाला। अभी ये आगे इसमें भी हमने बीच बीच में केला लगाया हुआ है और केले के बीच में ही नींबू है, क्योंकि केला ज़्यादा स्थान नहीं घेरता है। फिर हमने इसमें एक जगह नींबू लगा दिया केले के बीच में, उसके बाद में हमने अंजीर लगा दी। इसके बाद में ये जूम करके दिखा सकते हैं, अभी लगाया है तो बहुत छोटा पौधा है। ये है इधर अंजीर का, ये है अंजीर का, ये अभी छोटे छोटे अभी लगाए हैं, 8-10 दिन ही हुए हैं इनको लगाए हुए। और फिर से ये इधर फिर से नींबू है इधर। तो इसी तरीके से इसमें पूरी लाइन पे अंजीर बीच बीच में लगाई हुई है। और आगे इसमें इधर लीची के भी पौधे लगे हुए हैं और कुछ उधर लगे हुए हैं, तो उधर मैं दिखा देता हूँ लीची के पौधे आपको। ये अमरूद लगाया हुआ है, इसमें 1 अमरूद है, बीच में फिर एक केला है, फिर अमरूद है। और एक लाइन हमारी बीच में पूरे केले की है जिसपे कि केवल 6-6 फीट पे केला है, वो हमने प्लांट बनाने के लिए लगाया है। जी ये भी बता दीजिए केला की कौन सी वैरायटी है और अमरूद की कौन सी वैरायटी है, लोकल है? अमरूद की तो ये इलाहाबादी है, एलो 49 है। एलो 49 है। हाँ, और केले की तो वैरायटी का मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि देसी है इतना मालूम है, जी जी, वैरायटी का नहीं मालूम है। आगे और अभी इन बेडों पे अभी हम इनको इकसार कर रहे हैं। आगे ये हमने एकदम प्लेन किया है इस बेड को, ऐसे की ऐसे ही। अभी हम इस पे अपनी जो एक यंत्र है उससे इसकी निराई करेंगे और निराई करके इसकी और इस पे हम गेहूं लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें इसमें बीच में इसको खाली भी नहीं छोड़ना है। फिर हमें फसल साथ में ही लेनी है, जिससे कि इसका खर्चा निकलता रहेगा मॉडल का। तो आप और एक मशीन लाएंगे और थोड़ा सा बताएंगे और मैं जब तक इनको इंट्रोड्यूस। अभी मैं वो लीची के पेड़ और वो दिखा देता हूँ एक बार। अभी ये इधर हमने लीची का पेड़ लगाया हुआ है, एक बार इसको भी दिखाएं। और इसमें हमने उधर भी लगाए हुए हैं। अभी हमने करीब 15 पेड़ इसमें लीची के फ़िलहाल में लगाए हुए हैं। और हमारे पास में इस समय पे इसमें 70 पेड़ इसमें हमने हमारे अमरूद के हैं, 500 पेड़ केले के हैं, 20 पेड़ अंजीर के हैं और अभी 2 पेड़ नींबू के हैं। बाकी हम अभी आगे और इनको अभी धीरे धीरे इनको और बढ़ाते जा रहे हैं। लीजिए जी जी जी। तो सुनील जी ने जैसा अभी आपको बताया कि उन्होंने केला लगा रखा है, अंजीर लगा रखा है, अमरूद लगा रखा है ना। तो अभी ये नॉर्मल मॉडल चल रहा है, फिर इसके बाद हम गन्ने का मॉडल भी दिखाएंगे। इसके अलावा और भी जो मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल में जो बीज जो सीड के लिए हमने काम किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको एक मशीन के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दें, जिससे कि सुनील जी ने बहुत अच्छे रिजल्ट पाए और जिससे कि बहुत अच्छा उनको फ़ायदा भी हुआ है। तो वो जो कह भी रहे थे कि इस मशीन का उपयोग करना भी आवश्यक है किसानों को, और ये बहुत ज़्यादा पैसा भी बचाती है, बहुत ज़्यादा समय भी बचाती है। तो सुनील जी आप ये बताएंगे जो ये मशीन लेके खड़े हैं ये किस चीज़ के लिए काम आती है? ये निराई गुड़ाई के लिए काम आती है और ये बैटरी इसमें है। ई ब्रीडर इसको बोलते हैं। ई ब्रीडर कितनी क्या कॉस्ट है इसकी? इसकी कॉस्ट है 31,500 रुपये की। ये है GST सहित।
GST सहित 31,500 रुपये की ये मशीन है, जो कि इन्होंने मंगाया। इसको ई ब्रीडर के नाम से जानते हैं। और ये इसको चार्ज करना होता है या कैसे? हाँ, इसको चार्ज करना होता है। एक बार चार्ज करने पे करीब 4 घंटे चलती है, और 4 घंटे में अगर अच्छे से इसको इस्तेमाल करें तो 1 एकड़ खेत की निराई कर लेती है। अच्छा, 1 एकड़ खेत की 4 घंटे में निराई हो सकती है एक बार चार्ज करने पे। तो ये तो बहुत अच्छी। इसमें अगर थोड़ा सा आपको मान लो अगर ज़्यादा अच्छे से करना है, थोड़ा समय ज़्यादा लेंगे तो मतलब आधा एकड़ तो बड़े आराम से निकाल लेता है। तो अगर आपको गहराई तक करना है तो, और अगर थोड़ा थोड़ा करना है, वैसे तो निराई थोड़ी होती है, तो 4 घंटे में 1 एकड़ निकाल देती है। 4 घंटे में 1 एकड़ निकाल सकता है। तो ये इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो दिखा भी देता हूँ। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल। तो ये निराई करते हुए ये मशीन, जी जी जी, इस तरीके से आप इसकी निराई कर सकते हैं। एक बार आपको चार्ज करना है। और मैं आपको ये इधर एक बार दिखा दीजिए, घास हो रही है, इस पर थोड़ा सा चला के दिखा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप आइए, इसको घास पे दिखाइए। अब देख सकते हैं ऐसे घास हो रही है। और अब ये मशीन चलाएंगे। हाँ हाँ, तो पूरा यहीं पे कट रहा है, कट एंड मल्च, जो कि पर्माकल्चर का एक नियम है कि हम हमेशा क्या करें, कट एंड मल्च करें। वहीं पे काटेगी और वहीं पे इसकी मल्चिंग हो जाएगी। अब इसको आप देखिए। हाँ हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कितना खरपतवार था अभी। हाँ हाँ, और अभी ये देखो पूरा खरपतवार इसमें ही मिल गया मिट्टी में। हाँ, अभी इसका सबका खाद बन जाएगा अभी। जी जी। अब जैसे नियम है प्राकृतिक कृषि का कि हम क्या कर सकते हैं, कट एंड मल्च कर सकते हैं। और बहुत अच्छा ये मशीन काम कर रही है। और मुझे लगता है कि खेती में कर देती है। जी जी, और पूरा मिट्टी में मिला देती है खरपतवार। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि खेती में क्रांति कर सकती है, जैसे लोगों के प्रश्न आते हैं। अब बिल्कुल एकदम मिट्टी को भी इतना अच्छा से कर दिया है। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम इस पर मल्चिंग करते हैं तो उससे भी कमी होती है, लेकिन कुछ किसानों के एक गेहूं की बोने वाली मशीन भी दिखाएंगे, जिससे कि श्री पद्धति से जैसे गेहूं लगाते हैं, हाँ हाँ, वो मशीन से ही हम लगा सकते हैं। लेबर का हमारा जो खर्चा था उससे करीब 8,000 रुपये बीघे का खर्चा आ जाता था। मतलब एकड़ में करीब 15,000 तक का आ जाता था। जी जी, 10,000 से 15,000 के बीच में खर्चा आता था। वो अभी हमारा ये मानो कि 300 रुपये का एक बंदा, 350 रुपये का एक बंदा 1 एकड़ खेत उससे आराम से लगा लेता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मशीन का कितना वजन होगा इसका आपके अंदाजे से? करीब इसमें 10 किलो के लगभग होगा। 10 किलो इसमें वेट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा 15 साल का है या 12 साल का है तो वो भी इसका उपयोग कर सकता है, आसानी से कर सकता है। बहुत ही कंफर्टेबल है और खेती में एक अच्छी क्रांति कर सकती है। और सुनील जी तो वैसे भी क्रांतिकारी पुरुष हैं, तो इनके बारे में कभी आपको गहराई से और बताएंगे। तो सुनील जी, वो मशीन आप बता रहे थे वो भी आप हमारे को दिखा दीजिए। आइए, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको हम बता देते हैं कि देखो, ये हमने मेड पे, जो मेड होती है, जी जी, तो ये मेड पे हमने केला लगा रखा है, जैसे हमने बताया था। और हमने देखा है कि केला बहुत अच्छा इस पर ग्रोथ कर रहा है मेड पे। और ये इधर अनार है, आप इसको देख सकते हैं। जी जी जी, अनार लगा रखा है, केला लगा रखा है। ऐसे करके बायो फेंसिंग का जो नियम है उसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है बायो फेंसिंग पे। और इन्होंने टारगेट लगा रखा है कि हमारे को बायो फेंसिंग से ही कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का अर्निंग करना है। अमरूद भी लगा रखा है और कुछ समय के बाद ये और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाएगा, दिखेगा। और जो मशीन अंबाड़ी लेंगे बाद में, और इधर से घूमते हुए हम आएंगे। तो इस तरीके से। और अभी ये जो मॉडल आपको हाँ, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये इसमें हमारा बीज बचाने का काम चल रहा है, क्योंकि साथ साथ हमारा एक टारगेट था कि हम देसी बीजों को बचाएं और देसी बीजों को इकट्ठा करें। तो हमने ये सीड सेविंग के लिए हमने यहाँ पे बचा रखा है। इसमें खस है, लेमन ग्रास है, सारे बेलवर्गीय फसल हैं जिसमें इसका बीज तैयार हो रहा है। तो ये मतलब एक अच्छा सस्टेनेबल सीड बैंक बनाया है। जैसे जैसे यहाँ पे सीड तैयार होता जाएगा वैसे वैसे हमने इसके लिए एक बैंक मतलब रूम बना रखा है, स्पेशली उसमें इकट्ठा करते जाएंगे। तो ये स्पेस हमने पूरा रिजर्व कर रखा है सीड बैंक के लिए। और हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जो विलुप्त प्रजाति के जो इंडिजीनियस बीज हैं उन सभी को हम बचाएँ और रखें, और मथुरा से एक क्रांति हो बीजों में। क्योंकि जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था GMO सीड्स के ऊपर, अगर हमने बीज को बचा लिया तो हम देश को बचा सकते हैं। लेकिन बीज के साथ हमारे को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि देसी गाय को बचाना भी ज़रूरी है। अगर हमने देसी गाय नहीं बचाई तो बीज को बचा के भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला।
तो इसके बारे में हम मॉडल पे वापस आके आपको इस मॉडल के बारे में बताएंगे कि हमने इसमें क्या क्या लगा रखा है, क्या क्या हमने बचा रखा है। पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो श्री विधि से जो गेहूँ लगाते हैं उसकी जो मशीन है उसके बारे में पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि कैसे वो किसानों के जीवन में एक क्रांति ला सकती है। और ये देसी नस्ल का गन्ना है, इसके बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम कि भाई देसी नस्ल का गन्ना है। और हमारे पास गुड़ खांड शक्कर भी उपलब्ध होता है। किसी भाई को गुड़ खांड शक्कर प्योर चाहिए तो ये स्वयं ही बनाते हैं और स्वयं ही तैयार करते हैं प्राकृतिक तरीके से। तो वो गुड़ खांड शक्कर भी ले सकता है। किसी का गन्ना खाने का मन है, मथुरा आता है कोई घूमने के लिए, तो वो यहाँ पे आ सकता है, गन्ना खा सकता है और यहाँ पे प्राकृतिक के आनंद ले सकता है। और जो सभी के लिए यहाँ पे मतलब सेवा है। और अब हम अपनी एक गुप्त चीज़ इसको बाहर निकाल के थोड़ा चला के भी दिखा सकते हैं क्या? ज़्यादा वजन है इसमें? मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। एक बार बाहर निकालने की बात है, बस वो अंदर नाली में रखी हुई है। अच्छा 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 अच्छा, तो आगे से उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। किस खेत में? या फिर ऐसा करो, इसमें बीज है। अच्छा अच्छा, तो फिर इस पे ले लें। अच्छा अच्छा, इसको बुवाई भी करनी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा आगे से इस आइए आपको मशीन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखा रहे हैं, है ना, कोई कट पेस्ट कॉपी नहीं। इसमें पहिया भी लगा हुआ है, तो इससे अगर कहीं लेके जाना तो ऐसे हम लेके जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और ये भी जो नीचे पहिए हैं अभी ऊपर करे हुए हैं, तो उनको भी नीचे कर लेते हैं, तो ये पहियों के सहारे से हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अकेला बंदा इसको कहीं भी ले जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे ही चला के दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे इसको? इसको अगर मैं चला के दिखाता हूँ, वैसे तो इसको दो बंदे अगर चलाएं, एक आगे से खींचे और एक पीछे से अगर धक्का दे तो बहुत आसान होता है। अच्छा, एक बंदा भी चला लेता है। तो मैं इसको पकड़ लूँ, थोड़ा पीछे लेंगे इसको मशीन को। हाँ ठीक है। तो ये श्री के इस मशीन का नाम क्या है? पहले आप आगे आ जाइए, एक बार आगे से हम दिखा देते हैं लोगों को इस मशीन के बारे में, है ना। तो इस मशीन का नाम क्या है सुनील जी? ये नाम तो इसका जैसे उसका ई ब्रीडर नाम था, तो इसको श्री यंत्र कह सकते हैं क्या? ये एक गेहूं को बोने की मशीन है और इसका क्या नाम है, किस नाम से आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ये हम आपको ट्रेनिंग में बता देंगे बाद में। और इससे हम दो आदमी चलाएंगे तो बहुत ईजी है, लेकिन एक आदमी भी इसको चला सकता है। तो हम केवल आप रस्सी पकड़ो, अकेला ही चला के दिखाना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं रस्सी पकड़ने में हेल्प कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे करके इसको चला सकते हैं, है ना। तो मैं आपको ये थोड़ा सा साइड में हो जाओ, जिससे जी जी थोड़ा सा साइड में आ जाइए। तो चला के दिखाएंगे, ऐसे करके देख सकते हैं। ये ऐसे ऐसे करके इसको चला सकते हैं। तो एक बेड अभी इसके बारे में हम बताते हैं। बस 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 बस। तो एक बार में ये 2 रो में बुवाई करेगी, है ना। तो ये हमारा जो 3 फीट का बेड है, इसको इसके पे 2 बार चलानी पड़ेगी ये। हाँ 2 बार। अच्छा, तो इसमें क्या क्या हम बो सकते हैं? इससे गेहूँ बो सकते हैं या कुछ और भी? फिलहाल में तो ये गेहूँ ही के लिए ही है विशेषकर, बाकी धान भी इससे लगा सकते हैं। और अभी इस पे और थोड़ा सा कार्य चल रहा है, तो इससे सारी ही चीज़ें आने वाले समय में बोई जाएंगी। अच्छा, इसकी क्या कॉस्टिंग है? इसकी 20,000 रुपये। इसकी 20,000 रुपये कॉस्टिंग है। और इससे मतलब अभी फ़िलहाल गेहूँ बनाने के लिए ये उपयोग में लेके आ रहे हैं। अभी इस पे 4 घंटे में मतलब 1 एकड़ खेत आराम से लगा सकते हैं, अगर इसको लगातार चलाएं तो। अगर कोई व्यक्ति इसका 4 घंटे उपयोग करता है तो 1 एकड़ खेत में मतलब बीज लगाया जा सकता है। अभी ये गेहूं के लिए उपलब्ध है, लेकिन आने वाले समय में आप इसे गेहूं भी लगा सकते हैं, चना भी लगा सकते हैं, मटर भी लगा सकते हैं। अभी इसमें इनोवेशन चल रही है, लेकिन सुनील जी के पास वक्त कम था तो इन्होंने इस मशीन को ले लिया। और जो भी इनोवेशंस इसमें होंगी, जो भी एड ऑन होगा, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो आके यहाँ पे इसमें और जोड़ देंगे। और इस मशीन से इन्होंने इस बार जो इनका बुवाई का खर्चा है जो कि 15,000 रुपये आता था, वो इन्होंने इसे बचाया है। और इन्होंने कहा कि 2 एकड़ मैं इससे बुवाई कर लूँगा तो मेरे इस ज़मीन की, इस मशीन की कॉस्टिंग निकल जाएगी।
आने वाले समय में ये जो भी मशीन हम दिखा रहे हैं सुनील जी के पास उपलब्ध होगी। कोई भी व्यक्ति खुशीपुरा राल मथुरा आके इस मशीन को देख सकता है, चला सकता है, यूज़ कर सकता है और ख़रीद भी सकता है। यहाँ पे सारी चीज़ें, बीज भी उपलब्ध होगा, गुड़ खांड शक्कर भी उपलब्ध होगी, देसी गौ माता को उपले भी उपलब्ध होंगे, पंचगव्य उपलब्ध होगा, प्राकृतिक अनाज उपलब्ध होगा, है ना, आपका भोजन शुद्ध वो उपलब्ध होगा, मशीन से उपलब्ध होंगी, है ना। तो इसमें गन्ना है, ये 4-4 फीट पे गन्ना है नालियों में, और ये जो बेड है इन पे। हाँ, तो आप मेरे को एक बार इस जो ये मॉडल है जो कि अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में सुनील जी बताएंगे कि ये जो खेत दिख रहा है अभी आपको खाली, इसमें क्या क्या है। ये हमारा करीब आधे एकड़ से थोड़ा कम है। इसमें हमने अभी 4-4 फीट पे गन्ना लगाया हुआ है। ये जो नाली दिख रही है जिन पे आच्छादन हो रहा है, एक बार दिखाएंगे इसको थोड़ा सा करके। ये जो आच्छादन है ये गन्ने के ऊपर आच्छादन हो रहा है, और अभी हमारा गन्ना लगाए हुए इसको 8 दिन हुए हैं, और 8 दिन में हमारे गन्ने में अंकुरण होने लग गया है। और जो ये बेड हैं, इन बेडों पे हमने लगाया है राजमा, और गन्ने के बीच में भी जो गन्ने हमने जो लगाए हैं वो 4 फीट तो हमारा ऐसे दूरी है, रो से रो की दूरी 4 फीट है, और गन्ने से गन्ने की दूरी 2 फीट है। 2-2 फीट पे हमने चौकोर गन्ना लगाया है। जैसे कि मान लो एक बार ज़मीन पे आप दिखाएंगे, हमने एक आँख का गन्ना लगाया, एक कंची ऐसे रखी, एक ऐसे और एक ऐसे। अब इससे क्या होगा, ये मतलब इसका एक अच्छा झुंडा बनेगा और गन्ना टेढ़ा नहीं होगा, सीधा सीधा ही ऊपर जाएगा और जल्दी गिरेगा भी नहीं, क्योंकि उसको स्पेस है हवा निकलने के लिए। इन बेड़ों पे हमने राजमा लगाया हुआ है। अभी इसको लगाए हुए 7 दिन हुए हैं, और कहीं कहीं निकलने भी लग गया है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। वो देख रहे हैं ये इधर अंकुरण, जूम करके दिखाएंगे। ये इधर राजमा अब आने लग गया है, थोड़ा जूम करेंगे, पास में आएंगे। ये जो राजमा लगा है ये भी मैंने उस दिन मतलब जिस दिन लगाया था उसी दिन अपने आप मशीन एक हाथ से तैयार की थी और उससे लगाया था, क्योंकि अभी हमारे ये जो सीडर है इससे नहीं लग पा रहा है। तो ये मैंने अपने हाथ से ही मशीन तैयार करके इसको लगाया था राजमा को। ये हमारा लाइन से लाइन की दूरी इसकी लगभग 1 फीट है राजमा की। और अभी क्योंकि वो उसी दिन मैंने मशीन बनाई थी तो इसमें थोड़ा नज़दीक भी हो गया कहीं कहीं, और कहीं थोड़ी दूरी ज़्यादा हो गई है। और कुछ में हमने इन बेड़ों पे इस पर गेहूँ लगाया हुआ है और कुछ पे राजमा लगाया हुआ है। और इसके अंदर भी अब हम 15 दिन के बाद में हमारी प्याज की पौध तैयार हो रही है, तो जो बीच में स्पेस खाली है इसमें हम कुछ प्याज भी लगाने वाले हैं राजमा के बीच में। और इसमें हमने सरसों भी लगाई हुई है, जो हमें ये नालियाँ दिख रही हैं इसमें गन्ने के जो गन्ना है गन्ने के साथ में सरसों भी है। और इसमें एक बेड में एक नाली में हमारी मेथी है, एक में धनिया है और एक में पालक है। इसमें भी ऐसे लगा हुआ है पूरे ही खेत में, और पूरे में आच्छादन कर रखा है। ऐसे करके 360 करके दिखा दो कि मतलब खेत कैसे, ऐसे 360 करके इसको जूम करके दिखा दो किसानों को कि कैसे हमने लगा रखा है। अभी हमने नाली में आच्छादन कर रखा है, आने वाले समय में हम बेड जो बना रखा है इसके अभी तो इस पर मशीन नहीं चलती ना, इसलिए इस पर आच्छादन नहीं किया, अभी कर रहे हैं इस पर। आने वाले समय में हम इस पर जो बेड बचा हुआ है इस पर भी आच्छादन कर देंगे। तो ऐसे करके वो देख सकते हैं। और इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये गन्ना है, गन्ने की भी 3 वैरायटी इसमें लगाई हुई है गन्ने की। एक बार आके अब गन्ने का इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा सा। तो ये सुनील जी ने 3 भारतीय नस्ल का जो गन्ना बचा रखा है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये बताएंगे आज गन्ने के बारे में कि 3 नस्ल का जो गन्ना है और कौन कौन सी वैरायटी है और इन्होंने कब कब से बचा रखा है, कैसे बचा रखा है। ये गन्ने की 3 वैरायटी है। यहाँ से जो इधर को है ये 1148 है, काफ़ी पुरानी वैरायटी है 1148 गन्ने की। क्योंकि हमारा थोड़ा लेट लगा था तो इसकी हाइट कम हो पाई है, ज़्यादा नहीं हो पाई है। हमने ये गेहूं के बाद में लगाया था। और इधर ये है, ये 19 नंबर वैरायटी है, इसकी हाइट थोड़ी सी उससे ठीक हुई है 48 से। और इससे उधर साइड में जो लगा है वो 38 नंबर वैरायटी है। तो कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी है, किसानों को कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए आपके हिसाब से? अभी जैसे हमारा 19 नंबर वैरायटी है, 48 नंबर जो वैरायटी है 1148, इनमें अभी जैसे मिठास कम है इस समय पे, इनमें मिठास बनता है करीब करीब दिसंबर में। और जो हमारी 38 नंबर वैरायटी है उसमें अभी 1 महीने पहले ही अच्छा मिठास बन गया है। तो 38 लगाना चाहिए? नहीं, अपने अपने समय के लिए दोनों ही ठीक है। 38 नंबर थोड़ा सा टाइट है इसके मुकाबले, और ये गन्ना काफ़ी नरम होता है, चूसने के लिए ये बहुत अच्छा है, रस बहुत अच्छा निकलता है इसमें।
किस में 48 में या 48 में वैसे तो सभी में अच्छा निकलता है, लेकिन ये मतलब बहुत नरम होता है। और जो चरकी पे जो गन्ना होता है जो जाता है, ये 600 रुपये कुंटल में बड़े आसानी से चला जाता है इसका। 1148 48 का और ये 19 नंबर का, क्योंकि अच्छा, 19 काफ़ी नंबर। गन्ने की भी मोटाई काफ़ी, आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा आगे आके इसको। जी जी बिल्कुल। अभी ये देखिए, जूम कर दीजिए तो देख सकते हैं कि गन्ने की मोटाई भी काफ़ी अच्छी है। गन्ने की मोटाई भी काफ़ी है। तो कौन सी विधि से और भी आप इसे लगाया, देख ये उसी विधि से लगाया है क्या आपने गन्ना? नहीं, ये उस विधि से नहीं है, थोड़ा सा अलग है तो ये भी 4 फीट पे, लेकिन ये वो विधि नहीं है। तो ये कौन सा वैरायटी बताया आपने? 48? हाँ, ये 38 नंबर है। अच्छा 38 नंबर है। बहुत नरम होता है ये गन्ना। तो ये हमने गन्ना तोड़ भी लिया है, तो इसको खा के हम फीडबैक भी देंगे आपको आने वाले समय में, और कि भाई कैसा था गन्ना। लो अभी इसको तो मैं तोड़ता हूँ। ये सुनील जी तोड़ लेंगे, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है गन्ना तोड़ने का। और इसके कुछ तो मुझे लगता है आपको कुछ बहुत सारी चीज़ों से हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। सुनील जी, आप गन्ने को खाएंगे, थोड़ा हमें भी देंगे, थोड़े से जो हमारे कोरियोग्राफर हैं उनको भी देंगे, तीनों फीडबैक बताएंगे आने वाले समय में कि गन्ना कैसा था। तो बीजों, हाँ हाँ, अब हम आपको लेके चल रहे हैं अपने बीज बैंक में, सीड बैंक में, प्रैक्टिकली सीड बैंक के हम सीडों का कैसे ध्यान रख रहे हैं, कैसे उनको बचा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या उसमें हम इनोवेशंस कर रहे हैं। सुनील जी, आप उनको फ़ोन कर लीजिए एक बार, मेरा फ़ोन उस पर है, हेमंत जी को। जी जी, नहीं, एक बार बात कर लीजिए। तो हमने आपको गन्ने की वैरायटी के बारे में बता दिया, और ये सारा जो सामान आपको दिख रहा है, कोई सोच रहा होगा ये क्या रखा है, तो ये आच्छादन करने के लिए हमने पराली को रखा हुआ है। पराली को हम आच्छादन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि हमने पराली को कैसे बचा रखा है। ये हमने किसानों से पैसे में ख़रीदी है, और एक लोगों में सोच भी डाल रहे हैं कि हम भी आच्छादन कर रहे हैं, हमारे को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, हमारे खेत की कार्बन वैल्यू भी बढ़ रही है ना, न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रही है, सब तरीके से हम समझा रहे हैं। और हमारा एक जन जागृति अभियान चल रहा है कि कैसे हम पराली को जी जी आच्छादन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, है ना। जी जी जी, अब मैं आपको अपने बीज बैंक से, जो कि हमारा हाँ अच्छा अच्छा जी जी, तो ये हमारा है मेन प्रोजेक्ट, जी मेन सोच, जिस चीज़ के लिए हम पैदा हुए हैं, जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं, और हमारा मतलब मोटिव क्या है, कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि ठीक है कमर्शियल पर्पस के लिए पैसा कमाना, देखना, एक ऐसा मॉडल बनाना जिससे कि लोग बाग 1 एकड़ से 10 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा कमा सकें। लेकिन मेन हमारा है कि हम कैसे अपनी देसी गौमाता को बचाएं, और हम अपने देसी बीजों को कैसे बचाएं, और लोगों को कैसे कॉन्शियस फूड प्रोवाइड करें, लोगों को कैसे सात्विक फूड प्रोवाइड करें, और कितना गहराई से इसको समझने की ज़रूरत है। और समझने के बाद फिर लोगों को समझ में आता है कि हमारे नेटिव बीज, देसी बीज कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो हम इस एरिया में, उत्तर प्रदेश में, देसी बीजों का बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है देसी बीज के लिए, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो हमने भारतवर्ष के जो विलुप्त बीज हैं वो यहाँ पे बचा के रख रखे। आपको कुछ बीजों से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो हमने एक काली हल्दी होती है, हल्दी तो एक करकीमिन वाली हल्दी होती है। तो भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से हमने हल्दी लेके आए हैं, और सभी तरह की हल्दी की कम से कम 5 से 6 वैरायटी हमने यहाँ पे लगा रखी है, उसको बचाने का काम चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हल्दी है ना, हल्दी को हमने नीचे बचा रखा है। नीचे हमने हल्दी अदरक लगा रखा है, और भी कुछ वैरायटी लगा रखी है, आपको मैं दिखाऊँगा। तो आप आ जाइए, है ना, ऐसे करके मैं आपको बता देता हूँ। एक लौकी है जिसको हाइट कम से कम 6 फीट की होती है, यानी कि मेरी हाइट से भी बड़ी आप लौकी देख सकते हैं, जो कि अभी बचपन में है। अभी इसकी हाइट मेरे ख्याल से 2 फीट की इसकी हाइट हुई है, और आने वाले समय में ये पूरा नीचे हो जाएगी। और अगर ये लौकी 7 फीट की हो जाती है, तो ये हमारे को एक रिकॉर्ड भी होगा, तो हमारे को 15,000 रुपये इनाम में भी मिलेंगे। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड बनाने के कुछ प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसे कुछ हमारे रिकॉर्ड बनाने के प्रयास भी चल रहे हैं, है ना। और आओ आपको बीज बैंक के बारे में और आपको
बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमने लौकी का बीज भी बचा रखा है, सेम का बीज भी बचा रखा है ना। और आप देख सकते हैं कि हमने आच्छादन यहाँ पे कर रखा है। ये हमारा कंपोस्ट तैयार हो रहा है और हमारे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बन रही है। तो ये नीचे हमने यहाँ पे पूरा आच्छादन कर रखा है। आच्छादन से पहले यहाँ पे हमने खस और लेमन ग्रास लगा रखी थी, और ऊपर के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ लगा रखी थी, जैसे पालक है, धनिया है, मेथी है और भी कुछ चीज़ें। ये एक महान व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ में जिन्होंने 165 वैरायटी का बैगन बचा के रख रखा है। उनसे हमने कुछ बैगन मंगाए थे, उसमें से एक वैरायटी का भी ये बैगन यहाँ पे लगा हुआ है। तो बीज संवर्धन का काम चालू है। तो आप आ जाएं, हम क्या क्या बीज बचा रहे हैं वो आपको बता सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके तो एक सेम में भी कुछ वैरायटी थी हमारे देश में जो कि विलुप्त हो गई। अब उसमें से भी हमने कुछ सेम की वैरायटियों को बचा के रख रखा है। और ये आप सेम देख सकते हैं, उसका यहाँ पे सेम और लौकी का बीज तैयार हो रहा है ना। कुछ हमने रख भी लिया है। तो ये हमारी तोरई है और इसको हमने बचा के रखा है, जो कि बहुत प्राचीन है। और ये खस और लेमन ग्रास की कुछ पौध हमने तैयार रख रखी है, जो देसी नस्ल की पूर्ण रूप से तैयार हैं और बहुत ही पुरानी नस्ल है। इसको हमने बचा के रख रखा है। और ये पीछे आप देख सकते हैं कि सफ़ेद लौकी, ये तोरई और भी क्या दिखने में एक जैसी लग रही है, लेकिन सबकी सब वैरायटी अलग है। सारे के सारे बीज तैयार करने का काम चल रहा है ना। और अभी इसमें दोबारा से मतलब बीज लगेंगे। सारी पौध और सारी चीज़ें तैयार हैं, कुछ विलुप्त चीज़ें और हैं वो तैयार हैं जो कि इसमें लगेगी। तो अभी क्या है, ये प्रिपरेशन मोड पे चल रहा है ना। कहीं बैगन लगा रखा है। ऐसे ऐसे करके मैं धीरे धीरे मैं आपको एक दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अम्बाड़ी जो कि हमने मंगाई थी, कुछ महाराष्ट्र से बीज मंगाया था और कुछ मंगाया था हमने बॉम्बे से बीज मंगाया था। और हमने अम्बाड़ी को भी यहाँ पे लगाया और सब लोग देखने को भी आए और उन्होंने देखा भी नहीं था कि अम्बाड़ी कैसी होती है। तो आज आपको अम्बाड़ी भी दिखाता हूँ। और पक्षियों की चहचहाट तो आप देख ही सकते हैं, है ना, कि पक्षियों की चहचहाट कितनी प्यारी है। और अभी इसमें हम भारत की और भी विलुप्त प्रजातियां लगाने वाले हैं। तो इसमें कुछ साइड में हमने भारत के जो विलुप्त पेड़ हैं वो हमने इसमें लगाए थे। किसी ने हमारे को गिफ्टिंग किया था कि आप फूलों को भी बचाइए, तो कुछ फूल के वृक्ष भी हमने लगाए थे। तो इसमें लगे हुए हैं, धीरे धीरे स्लो चल रहे हैं, जो कि आने वाले समय में दिखाई देंगे। आप आएँ, है ना। और कुछ हमारे भारतीय सहजन की जो प्रजाति है उसको भी हमने बचा के रखा है। तो मैं एक नज़र आपको सहजन पे डलवा देता हूँ। ये हमने कुछ सहजन बचा के रख रखे हैं जो कि इनकी नस्ल का सुधार करेंगे। ये देख सकते हैं, ये सहजन की विलुप्त प्रजाति है ना। इसका नाम भी हम आपको अपडेट कर देंगे। और इसका भी हम बीज संवर्धन पे काम कर रहे हैं कि ये विलुप्त प्रजाति भारतवर्ष में बच जाए। और आज आप दिखाइए अम्बाड़ी, जो कि हमारे पास भरपूर मात्रा में है। और सबसे ज़्यादा हमारे ज़मीन के लिए जो फ़ायदेमंद है या जिसने हमारे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, या सबसे ज़्यादा हमारे पास बीज उपलब्ध है, वो है हमारी ये लाल अम्बाड़ी, है ना। तो अम्बाड़ी का बीज उपलब्ध है। और ये आप कह सकते हैं कि जिसको आयरन की कमी है, किसी को कैल्शियम की कमी है, अगर उसको ये 10 दिन खिला दिया जाए तो आयरन की भी कमी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, कैल्शियम की भी पूरी हो जाएगी। और जो मतलब जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए तो ये रामबाण चीज़ है ना। तो ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। आप बताएंगे कितना अच्छा व्यू आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, वेरी नाइस। तो ये देख सकते हैं कि आप ये खेत जो है ना पूरा जंगल में बदल गया है। और यही हमारा टारगेट था कि हम खेत को कैसे जंगल बनाएं, है ना। और हम जंगली खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको स्पिरिचुअल फार्मिंग भी बोलते हैं। कि हमारा टारगेट यही होता है कि हम नेचुरल फार्मिंग करें, नेचुरल फार्मिंग से स्पिरिचुअल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। और ये देखें कि खस इतनी बढ़ चुकी है कि खस का बीज भी आप देख सकते हैं ऊपर निकलने लग गया है ना। तो आइए आपको खस जो देसी गौ माता के गोबर की ताकत बताता हूँ
कि हमने सिर्फ यहाँ पे 2 से 3 बार ही मतलब यहाँ पे हमने जीवामृत लगाया था। और अब आप देख सकते हैं कि खस कहाँ पहुँच गई है ना, और अम्बाड़ी कहाँ तक पहुँच चुकी है। और ये देखो एक कैसा जंगल सा खड़ा हो गया है। और हमारा ये सोच भी यही थी कि हम इसको कैसे जंगल बनाएं। और जंगल बनाने से कार्बन की वैल्यू भी बढ़ती है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ता है। आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी चीज़ें तैयार हो सकती हैं। अब हमारे खेत में चिड़िया भी हैं, सांप भी हैं, मेंढक भी हैं, बायोडाइवर्सिटी भी है हमारे पास। जो हमारा सपना था वो सब कुछ है, और वो सब हमारे को मिला खस लेमन ग्रास से, और कुछ हमारा साथ दिया अम्बाड़ी ने। तो आप ये देख सकते हैं ऐसे जंगल बन गया है। अभी इसके ऊपर बेल चढ़ाएंगे और कुछ विलुप्त प्रजाति के यहाँ पे बीज और लगाएंगे, और उनकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत आनंद आएगा। और जो यहाँ के खाने का जो सामान जो तैयार होगा, फुल ऑफ वाइब्रेशन, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होगा। और तो अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं तो आपको ऐसा एक जंगल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, तो बड़ा आनंद आएगा। और आप देख सकते हैं कि हमने चारों तरफ बायो फेंसिंग कर रखी है। आप दिखा सकते हैं कि हमने जो खेत को कैसे चारों तरफ हमने कैसे पेड़ लगा रखे हैं। कोई भी ऐसा हमारे जगह नहीं है कि जहाँ पे हमने पेड़ ना लगा रखे हो। पूरा का पूरा हमारा मतलब एक एकड़ से ज़्यादा है। पूरा का पूरा हमने बायो फेंसिंग से पेड़ों से कवर कर रखा है, भारतीय वृक्षों से। कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जो हमने खाली छोड़ रखी हो, है ना। और रही बात पैसे की, तो पैसा तो ज्ञान से आता है कि आपके पास कितना ज्ञान है और आप कैसे चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कितना आपको जानकारी है, और कैसे आपको बता सकते हैं लोगों को कि फूड इज़ मेडिसिन। तो मेडिसिन जो है वो करोड़ों डॉलर का बिजनेस है। तो सिंपल सी बात है, फूड ही सबसे पहले मेडिसिन है। तो आपको अगर फूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेडिसिन की तरह, तो आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 20 लाख 40 लाख बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो ये देख सकते हैं अम्बाड़ी, है ना। अम्बाड़ी का बीज हमारे पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसमें खस भी है। आप देख सकते हैं कि खस कितना आगे तक बढ़ गया है। ये देखिए मेरी हाइट से भी ऊपर जा चुका है खस, है ना। मेरी हाइट से ऊपर भी जा चुका है, और मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि एक जंगल तैयार हो गया है ना। तो यही हमारा टारगेट था। तो मुझे लगता है कि ये मॉडल हमने आपको दिखा दिया है। इनिशियल फेज़ में है अभी हम, और फिर नेक्स्ट मंथ हम वीडियो बनाएंगे। और मार्च में हमारी जो सोच है, जो हमारी समझ है कि हम इसको एक इको टूरिज़म बनाएं, मड हाउस बनाएं, पूरा मॉडल को डिज़ाइन करें। मार्च तक समहाउ ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, और फिर हम मार्च में आप सबको यहाँ पे प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, और फिर आप इनको चीज़ों को गहराई से चीज़ों को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है वर्चुअल टूर में इतना ही, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।